नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसके बारे में। और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है, अगर हो सके तो आज शाम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि हम इंडिया के बारे में जानेंगे, इसके साइज़ के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, और इंडिया का कैसा हिस्ट्री रहा था बहुत ही पुराने समय से। तो इंडिया जो था, इसका जो सभ्यता है बहुत ही प्राचीन है इस संसार में अगर देखा जाए तो। और इंडिया इस 5 दशक में यानी कि महज 50 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है सामाजिक और आर्थिक रूप से। और इसका जो प्रोग्रेस है वो रिमार्केबल है, यानी हमें हर एक फील्ड में देखने को मिलता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में हो गया, और उद्योग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, और लगभग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जितना भी क्षेत्र है सब में इंडिया प्रोग्रेस किया है, विकास किया है। और इंडिया का जो ये विकास है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है, और बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब लोकेशन तो इंडिया है कहाँ कहाँ स्थापित है, तो इसको मैप से भी समझेंगे और देखेंगे। तो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, और ये जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 0 डिग्री शो कर रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आप 0 डिग्री यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और बीच में एक वर्टिकल लाइन भी दिख रहा होगा, जहाँ पे 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड का जो लाइन है वहाँ से लगभग ये नॉर्थ में है, तो पूरा यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो पार्ट होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, पूरा का पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ तक, तो देखेंगे कि जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का वो 15 डिग्री से नीचे दिख रहा है। तो 15 डिग्री से नीचे तो कहाँ से स्टार्ट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, और जो हमारे इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है यानी कि जम्मू कश्मीर को हम देखेंगे तो वो जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे येलो कलर में इंडिया का मैप आप देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, यानी कि जो हमारा वर्टिकल लाइन है उससे ये कितना दूर है, तो जो वर्टिकल लाइन है जो 0 डिग्री है वहाँ से आप फिगर में देख सकते हैं कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, मतलब 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 60 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये वर्टिकल लाइन से अगर हम इधर आएंगे तो ईस्ट, और उस साइड वेस्ट है। तो ईस्ट में है कितना, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 90 से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। तो ये है कहाँ, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये हमारा इंडिया का लोकेशन हो गया। अगर हम मैप पे देखें तो गूगल मैप पे भी अगर हम किसी लोकेशन को देखते हैं तो उसमें भी हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखाता है। तो ये तो हो गया हमारे इंडिया का लोकेशन। उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से होकर के पास करता है कहाँ से, तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से ये पास करता है, और भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है, 2 भाग में। उसके बाद हुआ क्या कि इसका जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो पॉइंट है मेन लैंड का, तो साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए साउथ ईस्ट में, तो वहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है। इंडिया का कुछ पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि इंडिया का ही पार्ट है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में है हमारा अंडमान निकोबार। उसके बाद अगर देखा जाए कि साउथ वेस्ट में, यानी कि इधर गुजरात साइड में साउथ वेस्ट जो है, तो वहाँ लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और वो अरबियन सी में पाए जाते हैं। तो एटलस से हम देख करके समझ सकते हैं। और इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि सबसे दक्षिण पॉइंट इंडियन यूनियन का, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब चुका है। कब, तो 2004 में इंडिया में सुनामी आया था, जिसके कारण समुद्र का पानी से वो जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट था वो डूब चुका है। तो ये तो हो गया हमारा इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब इसके साइज़ के बारे में जानेंगे कि इंडिया का जो साइज़ है वो कितना है, वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है, ये सब।
तो टोटल जो लैंड मास है, टोटल जो एरिया है इंडिया का, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर, इसमें हम एरिया निकालते हैं तो ये हो गया इंडिया का एरिया। और ये जो ज्योग्राफिकल वर्ल्ड है, टोटल जो लैंड है इस अर्थ पे, उसका 2.4% जो एरिया है वो हमारे इंडिया के पास है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लैंड का 2.4% एरिया। फिगर से ये हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस वर्ल्ड का। तो आगे हम फिगर देखेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। और इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, जिसमें कि मेन लैंड और कोस्ट लाइन यानी कि जो समुद्री तट है उन सबको मिला करके 15,200 किलोमीटर है, जिसमें कि हमारा अंडमान निकोबार का भी जो कोस्ट लाइन है वो भी आ जाता है, लक्षद्वीप का कोस्ट लाइन आ जाता है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का कोस्ट लाइन अगर मिलाया जाए तो ये दोनों मिला करके 7,516.6 किलोमीटर हैं। इंडिया जो है वो घिरा हुआ है यंग फोल्ड माउंटेन से, जो हमारा हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो कहाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ में, उत्तर में, और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व इधर हम आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के साइड में। अगर नॉर्थ वेस्ट अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट हमारा जम्मू कश्मीर का जो साइड है, जो हिमाचल प्रदेश का साइड है, वो हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ साइड तो इधर जो बीच का जो पार्ट है वो हमारा पूरा नॉर्थ साइड हो जाएगा। और जो साउथ है तो साउथ जो लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जो हमारा है, मतलब कि अगर हम देखें जो 0 डिग्री हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, वहाँ से अगर 22 डिग्री हम नॉर्थ में बढ़ें तो वहाँ से जो हमारा लैंड है इंडिया का वो टेपर होना शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे ढलान होना शुरू हो जाता है। ऊपर तो हिमालय का पार्ट है तो वो थोड़ा ऊंचा रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो ढलान होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो टेपर होते होते कहाँ तक पहुँच जाता है, तो इंडियन ओशियन तक। और जो हमारा इंडिया है वो इंडियन ओशियन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 सी में। एक जो सी है जिसका नाम है, अगर वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट का जो सी है वो अरबियन सी है, और ईस्ट का जो सी है उसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा इंडिया है वो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो इसका एक्सटेंड है मेन लैंड का, वो लगभग 30 डिग्री है। तो फिगर से देख करके हम समझते हैं अच्छे से कि कैसे है। तो यहाँ फिगर में हम देखते हैं तो अगर यहाँ गुजरात से देखा जाए, गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश तक हम जाते हैं तो डिफरेंस कितना है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट है, और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो लगभग 30 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा। और उसी तरीके से अगर हम देखें नॉर्थ से, तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, और इधर नीचे जो कन्याकुमारी है वहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट। अगर इसको भी सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो लगभग 30 डिग्री ही आएगा। यानी कि दोनों साइड से अगर देखा जाए तो अगर हम एक्सटेंशन देख रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर या फिर नॉर्थ से साउथ की ओर, तो दोनों तरफ एक्सटेंशन जो है वो 30 डिग्री का ही हमें दिख रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा नॉर्थ साउथ का जो एक्सटेंशन है वो देखने में हमें बड़ा लगता है, जबकि ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो हमें छोटा लगता है। ऐसा लगता है कि ईस्ट वेस्ट से जो है वो कम फैला हुआ है, और जो साउथ और नॉर्थ का जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। और एक चीज़ और बात किए थे हम लोग कि देखना था कि इंडिया जो है वो हमारे 7th नंबर पे आता है जो वर्ल्ड मैप के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रसिया है, जिसका कि एरिया 17.09 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद हमारा कनाडा आता है 9.98 स्क्वायर किलोमीटर, देन यूएसए 9.83 स्क्वायर किलोमीटर, देन है चाइना 9.60 स्क्वायर किलोमीटर, ब्राज़ील 8.51 स्क्वायर किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 7.69 स्क्वायर किलोमीटर, और 7th पोजीशन पे हमारा इंडिया, जिसका कि एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ इस फिगर से हम लोग इंडिया का 7th पोजीशन भी देख लिए एरिया के हिसाब से, और फिगर से हम ये भी समझ गए कि नॉर्थ साउथ का एक्सटेंशन कितना है, तो 30 डिग्री, और ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंशन भी है 30 डिग्री। लेकिन हमें जो नॉर्थ साउथ का एक्सटेंशन है वो लार्जर लगता है एज कंपेरेटिव ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंशन से। तो यहाँ तक समझ गए। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हम जाते हैं तो लगभग 2 घंटा
पीछे हो जाता है, यानी कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो 2 घंटा आगे है गुजरात से। तो ये कैसे, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट में और गुजरात वेस्ट में। तो अगर सनराइज़ देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाएगा और गुजरात में 2 घंटा बाद सनराइज होगा। लेकिन फिर भी जो टाइम है इंडिया का वो एक ही टाइम लिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का। वो लोकेट है कहाँ, उसका लोकेशन तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो पास होता है ये लोकेशन मिर्ज़ापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से, और उसी का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसी को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम ले लिया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर का टाइम है। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उसके कारण डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज होता है, यानी कि हमें जो दिन और रात का जो ड्यूरेशन है, अवधि की कितना लंबा दिन होगा कितना लंबा रात होगा, वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम साउथ से मूव करेंगे नॉर्थ की ओर तो ये वैरी करता जाएगा। उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो भारत और संसार, तो संसार से जो इंडिया है वो कैसे जुड़ा हुआ है। तो इंडिया का जो लैंड मास है अगर हम देखें तो वो सेंट्रल लोकेशन है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में हमें दिखता है। तो किसके किसके बीच में, तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा सेंट्रल एशिया में है, और इंडिया जो है उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है बहुत ज़्यादा एशियन कंटिनेंट में, यानी कि दक्षिण की ओर बहुत ज़्यादा इंडिया फैला हुआ है। और जो ट्रांस ओशियन इंडियन ओशियन रूट्स हैं, यानी कि भारतीय हिंद महासागर से होकर के जो गुजरने वाले रूट हैं, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा एरिया है, जो कि इंडिया को बाकी दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है। इसको भी थोड़ी देर में हम फिगर से समझेंगे। तो बहुत बाकी देशों से कनेक्ट करता है, जैसे कि वेस्ट में ये यूरोप से, यूरोपीय जो कंट्रीज हैं वहाँ से, और ईस्ट एशिया के कंट्रीज से भी कनेक्ट करता है। और एक स्ट्रेटजिक लोकेशन ये प्राप्त किए हुए हैं सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में इसका लोकेशन है, और जो भी होकर के गुजरेगा अगर एशिया से तो उसे इंडिया से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। तो इसका जो लोकेशन हो गया वो सेंटर में हो गया। अब जो डेक्कन पेनिनसुला है, यानी दक्षिण का जो पठार है, जो हम दक्षिण का जो प्रायद्वीप कहते हैं, जो हमारा सी का साइड है साउथवार्ड में हमारे इंडिया का, वो हेल्प करता है इंडिया को बाकी जो देश हैं उससे क्लोज कांटेक्ट होने में। जैसे कि वेस्ट एशिया, तो पश्चिमी जो एशिया है जैसे कि अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इससे वेस्टर्न कोस्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पश्चिमी कोस्ट है वहाँ से जुड़ा हुआ है। और इस साउथ ईस्ट तक, यानी कि जो दक्षिण पूर्व है वहाँ तक, और ईस्ट एशिया से भी ये जुड़ता है। उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट से भी, जो पूर्वी कोस्ट है वहाँ से भी, सब फिगर से हम लोग देख लेंगे। और कोई जो कंट्री है उसका इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है, यानी कि समुद्री तट नहीं है, किससे, तो इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में इंडिया का ही सबसे लंबा समुद्री तट है, जिसके कारण ही, इंडिया का इस पोजीशन होने के कारण ही इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन या हिंद महासागर रखा गया है। अब एक चीज़ हम लोग और जान लेते हैं कि जब से स्वेज कैनाल, यानी कि 1869 से स्वेज कैनाल जब ओपन हुआ, तब यूरोप से इंडिया का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया, यानी कि घट गया। तो फिगर से अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया का बाकी वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे उनके साथ कैसे कनेक्शन था, वो कैसे बाकी कंट्रीज के साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ इंडिया का मैप है। और अगर हम देखते हैं कि कोई जो है ये यहाँ अगर सीरिया से या फिर ईरान से होकर के आता है तो इंडिया से होकर के इसको गुजरना ही पड़ेगा, या तो दिल्ली से आएगा या फिर यहाँ से मुंबई आएगा, जो कि हमारा साउदर्न पेनिनसुला में है, तो यहाँ आएगा। फिर यहाँ से अगर चेन्नई होकर के, तो मुंबई से इधर चेन्नई होकर के इसको गुजरना होगा। उसके बाद यहाँ कोलकाता हो गया, दिल्ली से कोलकाता। और अगर इसको इधर थाईलैंड की ओर जाना है, बैंकॉक जाना है, तो यहाँ भी इंडिया से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। अगर टोक्यो जापान जाना है तो वहाँ भी, अगर फिलीपींस जाना है तो वहाँ भी, यानी कि इंडिया जो है उससे होकर के बाकी जो कंट्री के जो लोग हैं अगर आते हैं तो इंडिया से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। तो ये इस कारण से ये एक सेंट्रल एशिया में जो है वो मेन
भूमिका निभाता है। सेंट्रल एशिया में ये इसका लोकेशन है। अगर कहीं से भी, अगर ईस्ट एशिया से भी अगर वेस्ट एशिया में जाना है तो हमें इंडिया से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। तो इंडिया जो है वो एशिया के सेंटर में है। तो यहाँ जो ब्राउन कलर का लाइन जो दिख रहा है वो एयर रूट से, तो इस तरीके से एयर रूट से। अगर सी रूट से आना है समुद्र के रास्ते से, तो समुद्र के रास्ते से भी आने में इंडिया से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। अगर अरबियन सी से आते हैं, इधर से देखिए, तो अरबियन सी से आते हैं तो इंडिया के मुंबई में आना होगा, या फिर यहाँ से इधर कोलंबो श्रीलंका होकर के गुजरना होगा। तो इंडिया में आना ही पड़ेगा। डायरेक्टली हम इंडिया को छोड़ करके आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में लैंड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बाकी सब रूट्स दिखाए गए हैं। तो फिगर से क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो टॉपिक है, तो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है बाकी वर्ल्ड्स के साथ तो बहुत लंबे समय से है। लंबे समय से इंडिया का रिलेशन है वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के साथ। लेकिन ये जो रिलेशन था वो लैंड रूट्स के साथ था, सी रूट्स के साथ नहीं था। लैंड रूट्स के साथ और सी रूट्स के साथ तो अब हुआ है जब से लोग शिप से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना शुरू कर दिए। नहीं तो लैंड रूट से इंडिया का बहुत पहले से ही कनेक्शन था बाकी दूसरे देशों से। और बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं हमारे नॉर्थ में, वहाँ पासेज हैं। पासेज यानी जिसको हम दर्रा कहते हैं। बीच में एक रास्ता जैसा कुछ सुरंग टाइप का बना हुआ रहता है, जिससे कि हम माउंटेन के इस साइड से उस साइड पास कर सकते हैं। तो उसी पैसेज के थ्रू बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे पुराने ज़माने में वो इंडिया में आया करते थे। क्योंकि अगर वो ओशियन के थ्रू आएंगे तो ओशियन इतना लंबा है, इतना गहरा है कि लोगों को हिम्मत नहीं हो पाता था उस रास्ते से आने का, और दूर दूर तक कुछ दिखता भी नहीं था। और लैंड से तो आसानी से आ सकते हैं, वो जो पास है उससे पास हो सकते हैं, जो दर्रा है। तो रूट जो है, ये जो रूट था जिसके कारण बहुत सारे लोग जो इंडिया में आते थे ट्रैवल करने या फिर इंडिया के बारे में जानने, उसके कारण होता क्या था कि एक्सचेंज होता था आइडियाज़ का। यानी कि वहाँ के देश के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या सोच है, और इंडिया का भी जो सोच है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो लोग फॉलो करते थे, वहाँ जा कर के अपने देश में बताते थे। उसके बाद कुछ कमोडिटीज़ यानी कि कुछ जो सामान है बाहर के वो इंडिया में आते थे, या फिर यहाँ जो आए ट्रैवलर्स वो यहाँ का सामान ले गए वहाँ। और बहुत सारे तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था। और बहुत सारे आइडिया, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे आइडियाज़ थे, जैसे उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, ये सब आइडिया, और ये सब रिटन भी था। तो उसके बाद पंचतंत्र का जो स्टोरी, इंडियन न्यूमरल यानी कि भारतीय जो सांख्यिकी जो मैथमेटिक्स है इंडियन, उसके बाद डेसिमल सिस्टम, ये इन्हीं रूट्स के थ्रू होकर के संसार के बाकी भागों में जा पाया, फैल पाया। उसके बाद इंडिया का जो मसाले हैं और भी बहुत सारे चीज़ दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंच पाया, जिसके कारण ही, इन स्पीसीज़ के कारण ही इंडिया पे अटैक भी बहुत सारा हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रीक स्कल्पचर्स हो गया, उसके बाद आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गया, यानी कि वहाँ का आर्किटेक्चर जो मकान बनाने का जो शैली है, डोम जो गुंबद होता है, पहले यहाँ गुंबद नुमा नहीं बनता था, जो मीनार है, मीनार भी, ये सब ग्रीक से आया। ग्रीक का ये कलाकृति है, तो वो सब आया वेस्ट एशिया से। कहाँ? तो इंडिया में। और इंडिया में अभी हम लोग पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें हम देख सकते हैं कि ग्रीक स्कल्पचर्स का झलक हमें दिखता है। तो ये सब किस कारण? तो जो रूट्स थे वहाँ से लोग आए यहाँ, उसके कारण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है इंडिया नेबर्स, यानी कि इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो इंडिया जो है वो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पोजीशन रखता है साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और इंडिया में पहले तो 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन अब स्टेट का जो संख्या है वो 28 स्टेट्स हो गए हैं, और 9 यूनियन टेरिटरीज। जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में अभी बांट दिया गया है। तो अभी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं। तो इंडिया जो है वो अपना बहुत सारा जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, लैंड बाउंड्रीज, वो किसके किसके साथ। तो अगर देखा जाए नॉर्थ वेस्ट में, यानी तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ। उसके बाद अगर नॉर्थ में देखा जाए तो चाइना और तिब्बत जो है वो चाइना अब ऑक्युपाइड कर लिया है तिब्बत को, तो चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ नॉर्थ में। और ईस्ट में अगर देखा जाए तो म्यांमार और बांग्लादेश, इसको हम लोग फिगर से भी देख लेंगे। और अगर साउदर्न नेबर देखा जाए, यानी दक्षिण जो इसका पड़ोसी है, तो वो सी में है दक्षिण पड़ोसी, जिसको कि 2 आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं जिनका कि नाम है श्रीलंका और मालदीव्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, इधर पाकिस्तान हो गया, और यहाँ थोड़ा सा जो पार्ट है वो अफ़गानिस्तान का। और अगर इधर नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ में पूरा इधर चाइना
जो कि तिब्बत ऑक्युपाइड कर लिया है। उसके बाद नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया। और अगर हम देखें इधर ईस्ट में, तो ईस्ट में यहाँ बीच में है हमारा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के बगल में, और इधर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के साइड में हमारा म्यांमार है। और अगर साउथ में आते हैं तो साउथ में यहाँ श्रीलंका हमें दिख रहा है, जो कि समुद्र में है, यानी ओशियन में है। और लक्षद्वीप के अगर साउथ जाते हैं तो यहाँ हमें मालदीव दिखता है। तो श्रीलंका और मालदीव हमारे साउथ नेबर्स हैं, साउथ में हमारे नेबर्स हैं। श्रीलंका जो है वो एक बहुत ही पतला चैनल से, सी का एक चैनल है जिससे कि सेपरेट है इंडिया से, नहीं तो वो इंडिया से कनेक्ट रहता है। इसका नाम है पार्क स्ट्रेट, या फिर उसको हम गल्फ ऑफ, और एक और है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी। और मालदीव आइलैंड जो है वो अगर लक्षद्वीप आइलैंड से भी अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमें मालदीव आइलैंड मिलेगा। इंडिया जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्ट्रिकल लिंक है इसके पड़ोसियों से ये बहुत समय से जुड़ा हुआ है। अगर फिजिकल मैप हम एशिया के एटलस का देखें तो हम लोग नोट करेंगे कि इंडिया जो है वो कैसा स्थान रखता है बाकी एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ हो गया हमारा ये चैप्टर जो था वो इंडिया लोकेशन और इसका साइज कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।